हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लॉन्चर। बच्चों, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों, आज का जो हमारा पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जिसमें हम देखेंगे मेजर पार्ट जहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, कि जी की वैल्यू जो है, स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें चेंजेस किस तरीके से आते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सर सफर ही होगा इस सफर में तो नहीं बच्चों, मजा आएगा। वो देखिए मजा क्या आएगा। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान दीजिए। विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई पत्थर आपने नीचे से ऊपर फेंका, अगर कोई पत्थर अपने नीचे से ऊपर फेंका ऐसे इसे, तो क्या इस पत्थर की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी? नहीं। देखो बच्चों, जब पत्थर को हम फेंकते हैं तो किस तरीके से फेंकेंगे। अगर हम सीधा सीधा ऊपर फेंक रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा। तो ये कर रहा है कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जिसको हम 1D मोशन बोलेंगे। एक ही डायमेंशन में जा रहा है, वो सीधा सीधा ही जा रहा है ऊपर में। तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसको कॉन्स्टेंटली नीचे से खींचा जा रहा है। कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल मिल रहा है उसको। और ये कौन कर रहा है कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल? ये कौन कर रहा है? अर्थ। अर्थ उसको अपने तरफ खींच रही है, जिस वजह से उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जा रही, और एक ऊपर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई टोटल 0। और फिर वहां से वो वापस आना स्टार्ट कर रहे हैं नीचे। ऐसा कुछ होता है हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो। कैसे वो चेंज होती है? पहले तो धीरे धीरे डिक्रीज होती है और एकदम टॉप पॉइंट पे हो जाती है 0। 0। लेकिन ये चीज ध्यान रखना बच्चों, हमेशा कंसेप्चुअली, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फेंका गया है तो जरूरी नहीं कि ऐसा फेंका गया होगा। उस ऑब्जेक्ट को हम ऐसा भी फेंक सकते हैं, ऐसा बॉल को जैसे हम फेंकते हैं। तो यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन में होने वाली वेलोसिटी है वो 0 रहेगी, वी वाई की वैल्यू रहेगी 0। वी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वी एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये 2D मोशन है। 2D मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? जो दो डायरेक्शन में जा रहा, ये बॉल आगे भी जा रहा है, हमने फेंका तो बॉल आगे भी जा रहा है, और बॉल कहीं ना कहीं ऊपर भी गया। तो इसने दोनों चीजें कवर की, इसलिए कहते हैं इसको 2D मोशन। दोनों चीजें कवर की इसलिए क्या कहेंगे हम इसको? 2D मोशन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 2D मोशन होता है इस तरीकों से, तो एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी हमेशा ही, क्योंकि एक्स में नो एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। और वाई में एक्सेलरेशन है, वाई में एक्सेलरेशन है, और वो भी -g है, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। इस वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होगी, मतलब कम होगी, और एट टॉप मोस्ट पॉइंट वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होती है। और कौन सी? y की वेलोसिटी। ये चीज ध्यान रखो। वाई डजंट द स्टोन मूविंग अप ऑल टाइम? स्टोन हमेशा ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि नीचे से उसको कोई खींच रहा है। और कौन खींच रहा है? अर्थ। देन उसके बाद आफ्टर रीचिंग सर्टन हाइट वो नीचे क्यों गिरा? वॉट डज इट्स मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स? उसकी मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करेगी? उसकी मैक्सिमम हाइट डिपेंड करेगी बच्चों कि आपने किस वेलोसिटी से उसको फेंका। जितने जोर से आप फेंकोगे उतना ऊपर जाएगा वो, जितने जोर से फेंकोगे उतना ऊपर जाएगा, फिर नीचे वापस आने ही वाला है। लेकिन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वो नीचे नहीं आ सकता, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, जो हमारे आगे वाले कंसेप्ट में आएगा। अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ, ठीक है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके पास में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें अर्थ का, तो कहाँ पे? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये पहले क्लास में भी हमने बात की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ये कहाँ से डायरेक्ट होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमेशा कहाँ से डायरेक्ट होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हैं, जैसे कि न्यूटन जी को भी पता चला था। हमने इसको न्यूटन जी की स्टोरी में भी पढ़ा था कि कैसे हर एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड गिरते हैं, क्योंकि वो लगते हैं कहाँ से?
सेंटर ऑफ द अर्थ से, और सेंटर हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट गिरते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन, जैसे ही हम ऊपर स्टोन फेंकेंगे, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, उसको नीचे गिराने का काम, नीचू गिर जाने का काम करेगा, एंड उसकी वेलोसिटी धीरे 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 हल्लू हल्लू जो है उसकी वेलोसिटी कम होगी। पहले तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी ड्यू टू कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसको नीचे खींचा जा रहा है। वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। और कौन सी, y की वेलोसिटी, ध्यान रखिए कौन सी वेलोसिटी, y की। अगर एक ही वेलोसिटी है तो वही वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन दो दो है इस मोशन में, तो हम उसको बोलेंगे vy की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड, अब वहां पे उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो और फिर भी नीचे खींचा जा रहा है, तब वो बेचारा हम नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तब वो बेचारा नीचे आना स्टार्ट कर देगा, वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो कंटिन्यू है उसके ऊपर पुल, एंड द स्टोन स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अब वो जो स्टोन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। क्लियर, समझ गया। तो कभी भी किसी चीज को ऊपर फेंकोगे, देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, ऊपर फेंकोगे तो इनिशियली वो सर्टन हाइट तक जाएगा, सर्टन हाइट तक जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और उसको डाउनवर्ड पुल मिलते जाएगा, डाउनवर्ड पुल मिलते जाएगा, नीचे से खींचते जाएंगे, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कम कम होते जाएगी, वेलोसिटी रिड्यूस होते जाएगी, एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। और कौन सी वेलोसिटी, अगर दो है तो वी वाई की वेलोसिटी। एक्स में वेलोसिटी जीरो क्यों नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहती है हमेशा, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता है, कोई जोर से उसको एक्सेलरेट नहीं करता है। वाई में एक्सेलरेशन रहता है नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है। एक सर्टन हाइट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, अब वो स्टार्ट कर देगा डाउनवर्ड मोशन, मतलब नीचे आना स्टार्ट कर देगा, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा विद एक्सेलरेशन जी, विद एक्सेलरेशन जी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया है इनको समझते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ अल्सो एक्ट ऑन मून बिकॉज ऑफ विच इट इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। देखिए बच्चों, हमारा सवाल ये रहता है कि मून रिवॉल्व क्यों कर रहा है, मून, वाई मून रिवॉल्व, या फिर वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व, वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व। अगर हम देखें तो ये है सन, और ये सन के आजू बाजू हमारी प्यारी सी मदर नेचर, धरती, अर्थ घूम रही है, और ये छोटू सा चंदा मामा हमारा ये धरती के अराउंड घूम रहा है। ये क्यों घूम रहा है ऐसा, इन दोनों के बीच में सन कंपैरेटिवली बड़ा है बच्चों, बहुत बड़ा है, 13 लाख, 13 लाख अर्थ को जब आप डाल दोगे तब मिलेगा क्या, सन, मतलब सन जो है वो अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये सब घूम क्यों रहे हैं, ये सभी मासेस हैं, ये सभी कौन है, मासेस, कुछ ना कुछ इनका वजन है, और मासेस के बीच का कौन सा फोर्स होता है, ये होता है सर ग्रेविटेशनल फोर्स। मासेस के बीच का कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, इस वजह से ये गोल गोल घूमते रहते हैं। जिस दिन इन्होंने घूमना बंद कर दिया उस दिन अट्रैक्शन इनका बढ़ जाएगा और ये इसको खा जाएगा, सन इसको खा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो मून भी, मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, उसी अट्रैक्शन से बचने के लिए मून जो है वो चक्कर मारता रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। तो रिवोल्यूशन का आपको रीजन हमेशा याद रहेगा, आप आई होप आपको समझ गया होगा। इसी तरीके से सिचुएशन जो रहती है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के पास भी रहती है, कि वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं, मून और जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ऑफ द अर्थ, अर्थ उनको अट्रैक्शन देता है, जैसे कि एप्पल को अट्रैक्ट किया किसने, धरती ने। देखो
बट अनलाइक फॉलिंग एन एप्पल दे डू नॉट फॉल। लेकिन जैसे कि एप्पल गिर गया, सैटेलाइट्स और मून क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि वो गोल घूम रहे हैं। जिस दिन उन्होंने गोल घूमना बंद कर दिया उस दिन वो भी गिर जाएंगे, वो भी गिर जाएंगे। दे डू नॉट फॉल ऑन द अर्थ। वाई? दिस इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलोंग देयर ऑर्बिट्स। इनकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी देखो, गोल घूम रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेंगे, उनकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी भी चाहिए, जो वेलोसिटी जो है मैच कर जाएगी। सिंपल सी ये बात है कि सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो बैलेंस करना चाहिए किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को। अगर वो गोल घूमेंगे नहीं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही फिर वो नीचे गिर जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। ये गोल घूमते हैं तो इनके पास रहता है क्या? सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि प्रोवाइड करता है ये पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चले जाता है इसको बिजी करने में। तो फिर प्लैनेट्स एक दूसरे की तरफ आते ही नहीं है, या फिर सैटेलाइट्स अट्रैक्ट होते ही नहीं है। इफ दिस वेलोसिटी वाज नॉट देयर, अगर वेलोसिटी रहती ही नहीं तो वो अर्थ पे गिर जाते हैं, अर्थ उनको अट्रैक्ट कर लेती। समझ गया? तो एप्पल क्यों गिरा? क्योंकि एप्पल जो है वो मोशन में नहीं था, एप्पल कांस्टेंट है अर्थ के ऊपर, एप्पल जो है वो रेस्ट पे है, इस वजह से वो फॉल कर गया। और सैटेलाइट्स ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है अर्थ के ऊपर? क्योंकि वो ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वेलोसिटी से वो गोल गोल घूम रहे हैं, इसी वजह से वो नहीं गिर रहे। जिस दिन उन्होंने गोल घूमना बंद कर दिया वो गिर जाएंगे। ओके, होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। अर्थ अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर हम देखें न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है कि अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेगा, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगेगा, आप किसी भी बॉडी को धक्का मारोगे वो बॉडी हिलने लगेगी, तो उसका एक्सेलरेशन होता है। A force acting on a body result in acceleration. Thus, gravitational force due to the earth on a body result in acceleration. तो gravitational force भी लग रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होने वाला है? acceleration। देखो, अगर फोर्स लगा तो हमेशा acceleration होगा, फोर्स लगा तो हमेशा acceleration होगा, ये चीज ध्यान रखो। जैसे जैसे ये हम हैं और ये पहिया, इसको हम मारते हैं लकड़ी और गोल 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 घुमाते रहते हैं। जितने जोर से हम फोर्स मारते हैं उतने जोर से ये आगे आगे घूमते रहता है, उतने जोर से इसका एक्सेलरेशन होते रहता है। जितने जोर से हम इसको मारते हैं उतने जोर से इसका एक्सेलरेशन होते रहता है, एक्सेलरेशन होते रहता है। तो जो अर्थ का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, देखो देखो क्या कह रहे हैं, दस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। इसी चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसके वजह से? ड्यू टू किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और इसका सिंबल रहता है स्मॉल जी, स्मॉल जी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी रहेगी, मैग्नीट्यूड भी रहेगा। एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन any object due to the earth is directed towards the center of the earth। जैसे कि हमें पता है और पता रहना भी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ से लगता है? सेंटर ऑफ द अर्थ से, सेंटर ऑफ द अर्थ से, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। बच्चों ये चीज ध्यान रखो हमेशा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, हमेशा सेम होगी। जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। सिंपल सी बात है ना, कॉमन सेंस की बात है। जिस तरफ हम इस पहिए को जोर से धक्का मारेंगे उसी तरफ वो पहिया जाएगा, उसकी अपोजिट तरफ तो नहीं जाएगा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। इसलिए कह रहे हैं कि फोर्स अगर लग रहा है सेंटरवा से, फोर्स अगर लग रहा है सेंटरवा से, तो फिर एक्सेलरेशन भी कहाँ से लगेगा? सेंटरवा से। दोनों की डायरेक्शन होगी कहाँ से? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ से, मतलब कि वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो वैल्यू ऑफ जी है अर्थ के सरफेस पे, इसमें क्या रहता है? देखो पहले कुछ सवाल दिए हैं उनका जवाब ले लेते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ देयर
वेयर नो ग्रेविटी, अगर कोई ग्रेविटी ही नहीं रहती तो अट्रैक्ट होता क्या, नहीं, अट्रैक्शन ही नहीं होता। और अगर क्या होगा कि g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू बच्चों 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसने निकाली ये वैल्यू, हेनरी कैवेंडिश जी ने, हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्शनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये वैल्यू निकाली। अगर g की वैल्यू डबल होगी, g जो है वो बढ़ गया और 2g हो गया, डबल हो गया, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगी, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में हमने देखा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसे हो जाएगी, डबल, ये डबल हुआ, ये भी डबल हो जाएगा। ओके ओके, चलो टॉपिक पे आते हैं। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होगा। तो जी का हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए हमने फोर्स के फार्मूले जो इससे पहले पढ़े हैं उनको समझते हैं। पहले जो हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है हमने एम ए, इसको हम लिख लेंगे एम जी। और एक हमने फोर्स का फार्मूला पढ़ा न्यूटन के थ्रू, F इज इक्वल टू m1 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों फोर्स के फार्मूले हैं, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो ऐसा लिखेंगे हम एम जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लिख लेते हैं m1 एक m1 से m1 कैंसिल, एक m1 से m1 कैंसिल, तो यहाँ पे g का फाइनली फार्मूला क्या मिलेगा हमें, g इज इक्वल टू जी m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो m2 है वो है मास ऑफ द अर्थ, क्या है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। देखिए फार्मूला F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m, आप कैपिटल M स्मॉल m लोगे तो वो बेटर रहेगा, अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे F इज इक्वल टू स्मॉल m जी, दोनों किसके फार्मूले हैं, फोर्स के, तो ये दोनों सेम हो गए, यहाँ से ये दोनों हो गए कैंसिल, तो G इज इक्वल टू क्या बचा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब G क्या है, G क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस की वैल्यू जो होगी, R क्या है, डिस्टेंस, देखिए R होता है डिस्टेंस, अगर ये रेडियस की इक्वल है मतलब हम कहाँ पे हैं, सरफेस पे, हम कहाँ पे हैं, सरफेस पे, एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर है। इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस, R और R सेम होंगे, मतलब कि रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहे किसकी, G की, तो वो कितने आएगी, कैपिटल G की वैल्यू आपको पता होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ ध्यान रखिए, मास ऑफ द अर्थ ये भी किसने निकाला, ये भी निकाला हेनरी कैवेंडिश जी ने, जब वो निकाल रहे थे किसको, कैपिटल G की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ द अर्थ। और रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, जिसको हम लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, ये सब वैल्यू रखने के बाद जो जी की वैल्यू आती है वो आती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस एक्सेलरेशन दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एम के ऊपर, मास ऑफ द अर्थ के ऊपर, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर। अगर दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है तो 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 जी की वैल्यू भी चेंज कर जाएगी, क्योंकि क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहा है बच्चा, समझ रहा है क्या, नहीं समझ रहा है, अरे बहुत अच्छे से समझ रहा है सर। बच्चों ध्यान दो, सिंपल सी बात है, जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ लिया अब तक, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, फिर बचे कौन, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये दोनों की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और जी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मास पे, और जी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से, दोनों पे लेकिन डिपेंड तो कर रहा है। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर चेंज होती है तो फिर जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इसको एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, आगे में भी आपको समझने के लिए मिलेगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए जैसे एक आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हम दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रिलीज कर रहे हैं, एक बॉल है और दूसरा है लीफ, एक बॉल है और दूसरा लीफ निकाल लेते हैं आप में, दूसरा क्या है, लीफ है। तो दोनों का मास अगर देखा जाए तो दोनों का मास अलग अलग है,
यहाँ पे है समझो ये लीफ, कोई लीफ है, दोनों को साथ में गिराएंगे हम, तो दोनों साथ में गिराएंगे फ्रॉम अ सेम हाइट, फ्रॉम अ सेम हाइट, तो दोनों एट सेम टाइम नीचे गिरेंगे, दोनों एट सेम टाइम नीचे गिरेंगे। जबकि बॉल जो है वो हेवी है, बॉल हेवी होगा और जो लीफ है वो लाइट होगा, वो लाइट होगा, हल्का होगा। बॉल कैसा होगा, हेवी, और लीफ जो है वो कैसा होगा, हल्का, तो भी दोनों साथ में गिरेंगे क्योंकि अर्थ किसी से भेदभाव नहीं करेगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो जी की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, जी डिपेंड करती है, जी का फॉर्मूला है gm/r²। जी सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, या फिर सेंटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, अरे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, ओके, इन दो बातों पे डिपेंड करेगा। ये दोनों साथ में गिरेंगे इन वैक्यूम, इन वैक्यूम आप बोल सकते हो क्लियरली, क्योंकि 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 यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी हवा, और ये जो हवा है वो लेके चले जाएगी इन पत्तों को, जिस वजह से पत्तों के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा हवा का, बाइंड फोर्स, ठीक है, वो क्या करेगा, अपोज इसके मोशन को, जिस वजह से लीफ की थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाएगी नीचे आने के लिए, और बॉल जो है वो जल्दी गिर जाएगा। लेकिन अगर वैक्यूम में देखेंगे हम तो दोनों एक साथ गिरेंगे। तो समझाने का मेन पॉइंट ये था कि जी डिपेंड नहीं करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जी सिर्फ डिपेंड करेगा किसके ऊपर, किसके ऊपर, मास ऑफ द अर्थ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो जी की वैल्यू है वो हर जगह सेम नहीं रहती है बच्चों, जी की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहती है हर जगह। तो तीन तरीके की चेंजेस पढ़ना है हमें, एक तो अर्थ के ऊपर ही पढ़ना है, अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, दूसरा पढ़ना है अर्थ से ऊपर जाते हैं तब, और तीसरा पढ़ना है जब हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तब। देखिए सवाल क्या किया, what would be the value of g on the surface of the earth if its mass was twice as large and its radius is half। देखो मास कर रहे हैं डबल, मास को कर रहे हैं डबल, और रेडियस को कर रहे हैं हाफ, रेडियस कर रहे हैं हाफ, तो फिर जी की वैल्यू में क्या फर्क आएगा ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको इसको लिखते हैं हम यहाँ, एक सेकेंड, हाँ यहीं पे कहीं पे जुगाड़ करते हैं, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास कितना हो गया डबल, तो यहाँ लिखेंगे जी 2m अपॉन, और रेडियस हो गया हाफ, रेडियस कम होगा तो जी तो बढ़ेगा ही क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस होगा हाफ, मतलब r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर। आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से, r/2 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, वो 4 चले जाएगा ऊपर, तो यहाँ जाएगा 4 2 8, 8 gm अपॉन आर स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए, नीचे वाले का 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, ये 4 चले जाएगा ऊपर क्योंकि डिवाइड में है यहाँ पे नीचे में, तो ये चले जाएगा ऊपर, 4 2 8, 8 gm अपॉन आर स्क्वायर। तो जो g की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी 8 टाइम्स, कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी 8 टाइम्स, अगर मास डबल हो गया और रेडियस हाफ होगी तो। ओके क्लियर, चलिए हम पढ़ लेते हैं अपना वेरिएशन के बारे में। तो वेरिएशन में सबसे पहले आएगा अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहाँ से मैं बहुत सारे टॉपिक बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। विल द वैल्यू ऑफ जी बी सेम एवरीवेयर, नहीं, क्या धरती पे हर जगह पे वैल्यू सेम रहती है, द आंसर इज नो। द रीजन इज अर्थ का जो शेप है वो अच्छा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह पे नहीं है। The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, वो exactly spherical नहीं है। अर्थ का जो शेप है उसको हम क्या बोलते हैं, शेप ऑफ अर्थ का नाम क्या है, शेप ऑफ अर्थ का नाम क्या है, बिल्कुल भी इलिप्टिकल नहीं है वो, उसका नाम पड़ता है जियोइड, जियोइड, इसलिए हम बोलते हैं जियोग्राफी। अर्थ का जो शेप है उसका कैसा है, जियोइड, ये कहीं से बाहर निकला हुआ है पहाड़ों की वजह से, और कहीं पे अंदर धसा हुआ है समुद्रों की वजह से, इसलिए इसको कहते हैं जियोइड शेप, ध्यान रखना ये शेप का नाम।
एग्जैक्टली वो स्फेरिकल नहीं है, एंड सो दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर समवेयर समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो देखिए अगर हम देखें अच्छे से, तो ऐसा कुछ अगर हमें शेप मिल रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ शेप मिल रहा है, ये सेंटर हो गया, यहाँ से तो डिस्टेंस बहुत पास है, लेकिन यहाँ से सेंटर ऑफ द पूरे अर्थ से डिस्टेंस दूर है। तो सेंटर से डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं है, हर जगह सेम नहीं है, और डिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है जी, डिस्टेंस पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है जी। ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्ज, रोटेशन की वजह से अर्थ जो है वो फूली हुई है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और फ्लैटर है कहाँ पे, पोल्स पे। मतलब ये कुछ इस तरीके की डायग्राम हमें सजेस्ट कर रहा है, इस तरीके की डायग्राम हमें सजेस्ट कर रहा है। ये दोनों हो जाएंगे कौन से पॉइंट्स, ये दोनों हो जाएंगे इक्वेटर, और ये दोनों हो जाएंगे ऐसे पोल्स। तो बोल रहे हैं कि इक्वेटर्स पे ये फूली हुई है, इक्वेटर पे ये बाहर निकली हुई है, और पोल्स पे जो है वो फ्लैट है। तो डिस्टेंस अगर हम देखें सेंटर से, तो पोल्स का डिस्टेंस कम दिख रहा है, पोल्स जो है वो पास है, डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखो बच्चों, ये चीज ध्यान रखो कि पोल्स पे जी मैक्सिमम रहता है और इक्वेटर पे जी मिनिमम रहता है। क्यों ऐसा सर, क्यों ऐसा? क्योंकि आप सीधे सीधे इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि सेंटर से जो ये वाला पॉइंट है, पोल का पॉइंट है, वो पास है, और इक्वेटर का पॉइंट है वो दूर है। तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम रहेगी और पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। देखो, ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्क एट इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स, इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर। रेडियस मतलब डिस्टेंस बड़ी कहाँ दिख रही है सबसे ज्यादा कहाँ दिख रही है, कि यहाँ दिख रही है ये, कि यहाँ इक्वेटर पे, और स्मॉलेस्ट कहाँ दिख रही है, पोल्स पे। द वैल्यू ऑफ जी इज दस हाईएस्ट। अब ये वैल्यू याद रख लीजिए, पोल्स पे जो हाईएस्ट वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हाईएस्ट रहेगी पोल्स पे, और डिक्रीज करेगी धीरे धीरे कहाँ तक, डिक्रीजिंग लैटिट्यूड, इट्स लोवेस्ट लोवेस्ट सबसे कम रहेगी कहाँ पे, 9.78 इक्वेटर पे, 9.78 इक्वेटर पे। तो पोल का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो पास में है, इस वजह से उसकी वैल्यू पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है, और अगर हम देखें इक्वेटर पे तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जी की वैल्यू कम है, जी की वैल्यू कम है। समझ गया? अब मेन चीज, एक सवाल जो बोर्ड के एग्जाम में आता है क्या, कि अगर हम जा रहे हैं पोल्स टू इक्वेटर, अगर हम जा रहे हैं बच्चों पोल्स टू इक्वेटर, तो पोल पे वैल्यू मैक्सिमम है, इक्वेटर पे वैल्यू मिनिमम है। तो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, मतलब जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। तो जब भी हम बोले कि पोल्स टू इक्वेटर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू करेगी डिक्रीज। और दूसरा, इक्वेटर टू पोल जा रहे हैं, उल्टा हो गया, इक्वेटर टू पोल जा रहे हैं तो हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, मतलब जी की वैल्यू बढ़ते जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। ओके, क्लियर बच्चा पार्टी? आगे देखते हैं। तो आपको समझ गया होगा कि सरफेस के साथ कैसे चेंज होती है। सेकेंड थिंग है हाइट के साथ, जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। देखो, एज वी गो अबोव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन था g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जैसे ही हम ऊपर ऊपर हवा में जा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है सेंटर से, और डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो g डिक्रीज करेगा। हाउएवर द डिक्रीज इज रैदर स्मॉल फॉर हाइट्स विच आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू अर्थ सरफेस। अगर हम देखें अप टू 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। हम ऊपर जा रहे हैं तो उतना फर्क नहीं आता है जी में, वो नॉर्मल सा फर्क रहता है। इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई एरोप्लेन 10 किलोमीटर ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, और एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर ऊपर है इसलिए 6410 किलोमीटर, एंड द चेंज इन जी ड्यू टू इट्स निग्लिजिबल। और 10 किलोमीटर ऊपर होने की वजह से जो चेंज है वो निग्लिजिबल है। क्यों निग्लिजिबल है? अगर हम कंपैरिजन करें तो 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में सिर्फ वो 10 किलोमीटर है, मतलब कि ये निग्लिजिबल हाइट है, इतना तो निग्लेक्ट कर सकते हैं।
ऑन द अदर हैंड जबकि देखें हम वी व्हेन वी कंसिडर आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है बहुत ऊपर रहते हैं, बहुत ऊपर, तो उनके लिए जी की वैल्यू नेग्लिजिबल नहीं होगी, नेग्लिजिबल चेंज नहीं आने वाला है। वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जी में चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइट ज्यादा है उनकी, ड्यू टू द लार्ज चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ से वो ज्यादा दूर है। सम टिपिकल हाइट्स एंड वैल्यूज ये हमें दी गई है टेबल में। तो कहना क्या चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं सेकंड इससे देखिए, सेकंड इससे कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी। आर की वैल्यू मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये इंक्रीज होगा। जी के फार्मूले में हमने पढ़ा है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू बढ़ रही है तो जी की वैल्यू कम होगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जी की वैल्यू जो है वो कम कम होते जाएगी। लेकिन स्मॉल हाइट के लिए ये वैल्यू निग्लिजिबल रहेगी। जी का जो चेंज है वो निग्लिजिबल रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है दो टॉपिक्स अच्छे से समझ गए होंगे। अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस में सबसे ज्यादा वैल्यू जी की कहाँ रहेगी? पोल्स पे। कितनी रहेगी? 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ज्यादा रहेगी? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कम है, डिस्टेंस जो है वो कम है। फिर इक्वेटर पे जो वैल्यू है वो कम होगी, कितनी रहेगी? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ये ज्यादा है। ओके, देन हाइट के साथ देखा आपने कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हम सेंटर से दूर जाएंगे, और जितना सेंटर से दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये उल्टा है ना, नीचे है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ओके, कुछ वैल्यूज दी है, इनको देखते हैं। क्या बोला गया है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे 0 हाइट रहेगी, तो वैल्यू 9.8। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8.8 किलोमीटर, तो वहां पे वैल्यू कितनी फील होगी? 9.8। मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैनमेड बलून, एक मैनमेड बलून मैक्सिमम कितना ऊपर गया है? 36.6 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितनी मिली? 9.77, थोड़ी सी चेंज हुई। हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट जो कि यहाँ 400 किलोमीटर ऊपर प्रेजेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है? 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स रहते हैं, मतलब कि देखो ये है लोअर अर्थ ऑर्बिट में और ये है हायर अर्थ ऑर्बिट में। आपको बच्चों अर्थ के ऑर्बिट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, 3 तरीके के ऑर्बिट्स है, ये ध्यान रखिए। अभी मैं समझा देता हूँ शॉर्टली। लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और हायर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है वो करीब अर्थ के 180 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है और ये 2000 किलोमीटर तक रहता है। अर्थ की ऊपर 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक लोअर अर्थ ऑर्बिट रहेगा। फिर यहाँ 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर तक जितना भी पार्ट है उसको बोलते हैं मिडल अर्थ ऑर्बिट। और अबोव 35,780 किलोमीटर्स इसके ऊपर हायर अर्थ ऑर्बिट रहेगा। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं हायर अर्थ ऑर्बिट में, जहां जी की वैल्यू रहती है 0.225। जितना दूर जाएंगे आर की वैल्यू जितना बढ़ेगी उतना जी की वैल्यू कम होते जाएगी। डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा सेंटर से उतना जी की वैल्यू कम होती जाएगी। थर्ड जो चेंज है देखने को मिलता है वो है डेप्थ के साथ। एक तो गए हम अलग अलग सरफेस पे, दूसरा गए हम ऊपर, अब तीसरा जा रहे हैं नीचे। देखो जब हम देखते हैं ना कि ऊपर जब जा रहे हैं हाइट के साथ जब ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, तो हमारे माइंड में ये आता है कि डेप्थ मतलब हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है बच्चों, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है जी डिपेंड करता है दो बातों पे। जी डिपेंड करता है दो बातों पे, मास पे भी डिपेंड करता है वो, और वो रेडियस पे भी डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो मास भी कम होता है जब हम जाते हैं किसमें? डेप्थ में। अर्थ का मास कम नहीं होगा लेकिन कंट्रीब्यूशन जो करेगा उस इक्वेशन में वो कम होगा। देखिए देखिए चिंता मत कीजिए। द वैल्यू ऑफ जी अल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं जी की वैल्यू में भी चेंजेस आते रहते हैं। द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस। जो आर की वैल्यू है जैसे ये, जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे आर की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम सोचेंगे वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीजेस, तो हमें लगेगा
कि अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो जी बढ़ेगा? नहीं। However, लेकिन the part of the earth which contribute towards the gravitational force felt by an object also decreases. जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, जो मास ऑफ द अर्थ है, यहाँ से समझ लीजिए यहाँ तक पहुंच गए, तो जितना मास ऑफ द अर्थ था, कंट्रीब्यूट कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स को, मास ऑफ द अर्थ जो कोई कंट्रीब्यूट कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स को, वो भी डिक्रीज करेगा, विच मीन्स दैट वैल्यू ऑफ m टू बी यूज्ड इन इक्वेशन 5 ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे मास भी डिक्रीज कर रहा है और रेडियस भी डिक्रीज कर रही है, मास भी डिक्रीज कर रहा है, रेडियस भी डिक्रीज कर रही है, तो कंबाइंड रिजल्ट दोनों का जो है उसमें मास ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, और मास तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट की वजह से जी भी डिक्रीज करती है। क्लियर? तो जैसे ही अर्थ के अंदर जाएंगे हम, मतलब गड्ढा करके अंदर जाने लगे हम, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कम होगी। चीजें क्या होने वाली देखो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेडियस डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस जो है सेंटर से डिक्रीज करेगा, लेकिन मास जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स को, वो भी डिक्रीज कर रहा है। कंबाइंड रिजल्ट ये होगा कि मास ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो जी की वैल्यू हाइट पे भी डिक्रीज करती है और डेप्थ पे भी डिक्रीज करती है। विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स चेंजेस एज वी गो इनसाइड द, नहीं, वो हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द, वैल्यू ऑफ जी बच्चों एट द सेंटर ऑफ द अर्थ हो जाएगा 0। क्यों ऐसा? क्योंकि आर हमेशा कहाँ से लेते हैं? सेंटर से, और अगर हम सेंटर पे पहुंच गए तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर डिस्टेंस ही कितना है? 0, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे? 0। ओके। Every planet and satellite has different mass and radius. Hence, according to equation, value of g on the surface are different. देखो, हर जगह ग्रेविटी प्रेजेंट है, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो है वो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हर जगह ग्रेविटी प्रेजेंट है। तो मून पे जो g की वैल्यू है वो है 1/6 ऑफ अर्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आएगा ना तो इसका काम आने वाला है। हर जगह स्पेस में ग्रेविटी अलग अलग है। आप ये नहीं बोल सकते कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी है, वो थोड़े अमाउंट में ही प्रेजेंट है, कम है, कहीं पे ज्यादा है, डिपेंड करता है मासेस के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। तो ग्रेविटी हर जगह प्रेजेंट है बच्चों, हर जगह प्रेजेंट है, और उसकी वैल्यू भी डिफरेंट है हर जगह की। तो मून पे जो है, ये ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान जो है वो मून पे 10 न्यूटन का होगा, तो अर्थ पे आएगा तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 60 न्यूटन का। तो सवाल यहाँ से आता है एग्जाम में किस तरीके से, वो समझिए। हमें दिया जाएगा अर्थ पे वेट, मास नहीं, मास हर जगह सेम रहेगा बच्चों। हमारे अगले टॉपिक्स में हम देखोगे अर्थ और मास के बारे में, वेट और मास के बारे में। तो वेट जो है वो चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ये डिपेंड करता है जी के ऊपर। मास यूनिवर्स में हर जगह सेम रहेगा, हर जगह, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अगर हम अर्थ का वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अर्थ का वेट दिया हुआ है 72 न्यूटन, ये कंसेप्ट ध्यान रखो, अच्छे से समझा देता हूं मैं, ये कंसेप्ट ध्यान रखो अच्छे से, कि क्वेश्चन में अगर अर्थ का वेट दिया हुआ है, अर्थ का वेट गिवन है, तो आप क्या करोगे, उस वेट को डिवाइड कर दोगे 6 से, तो मिल जाएगा किसके ऊपर? मून के ऊपर, मून का वेट मिल जाएगा। और इसके उल्टा, मून का वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, और क्या बोला है? अर्थ का वेट निकालो, तो उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे मून के वेट को 6 से, तो आपको मिल जाएगा किस पे? अर्थ का वेट, अर्थ के ऊपर इसको वेट। तो मून का दिया है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अर्थ का दिया है तो 6 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मजे करते रहिए। कीप एक्सप्लोरिंग योर नॉलेज फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल चैनल एडू लॉन्चर। टाटा, बाय बाय।